दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। बड़े बदले बदले दिख रहे हैं राउत आजकल। मतलब कल छूटे और आज जो दिखे वो जरा बदले बदले दिखे। अब जानते हैं ना वो किस तरह से बात करते हैं। ऐसे वो गर्दन हिला के, हाथों को हिला के, बरका, मराठी में वो बरका, ऐसे ऐसे बात करते हैं वो। आपने देखा है कि उनका तेवर बड़ा ही अकड़ू टाइप का हुआ करता था। मतलब जो वो टीवी वालों से जब बात करते थे तो लगता था मानो वो टीवी के रिपोर्टर पर बड़ा उपकार कर रहे हैं। अपनी वाणी से वो उनके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं और उसी कृपा को पाने के लिए टीवी वाले अपने माइक के साथ हाथों को फैलाकर खड़े हैं। बोलिए राउत बाबा, बोलिए, आपका प्रसाद हमें कबूल है। जिस तरह से राउत बोलते थे ना, वो अभी भी याद है मुझे कि एक व्यक्ति ने राउत से सवाल पूछा था और उसी सवाल को लेकर राउत बौखला गए थे और उन्होंने कहा था आइंदा से मेरे घर पे आना नहीं। उसके बारे में पूछना है, किरीट सोमैया के बारे में पूछा था। किरीट सोमैया के बारे में पूछना है तो आइंदा मेरे घर में आना नहीं। ये ऑन कैमरा राउत बोल दिए थे। राउत गालियां भी बहुत बकते थे कैमरा के सामने। चूतिया है वो किरीट सोमैया, वो कीड़ है, वो किटन लगी है, ऐसी बहुत सारी बातें बोलते थे। वो देवेंद्र फडणवीस के बारे में भी न जाने कितनी बातें बोलते थे। जिसको पहचानते हैं उसको न पहचानने का दावा करते थे। वो मोहित कंबोज को मैंने आज तक नहीं देखा है। देवेंद्र फडणवीस का फ्रंट मैन बोलते थे उसको। न जाने कितने लोगों को राउत ने क्या क्या कह दिया है। स्मृति ईरानी को बोल दिया था, स्वप्ना पाटकर को गालियां दी थी, देवेंद्र फडणवीस को गालियां दी थी, अमित शाह को बोले थे, नरेंद्र मोदी से वो इसी तरह से बातें करते थे। जब वो देश के प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ते थे तो बाकी चीज क्या है। जब 100 दिन जेल में राउत ने गुजार ही दिए 100 दिन, और उसके बाद राउत कोर्ट से जमानत मिलकर बाहर आए और एक खुशी की लहर मानो मीडिया के उनके दोस्तों में फैल गई और सारे बोलने लगे शेर आया, शेर आया, शेर आया। न जाने कितने लोगों की आंखों में पानी आया, न जाने कितने लोगों ने जुलूस निकाला, पटाखे फोड़े गए, बैंड बाजा बजवाया गया। लग रहा था राउत जमानत पर नहीं, निर्दोष होकर ही बाहर आए। अब राउत पर के सारे आरोप निरस्त हो चुके हैं। इसी तरह से राउत बाहर आए हैं, ऐसा माहौल था। राउत ने यहां तक कह दिया कि देश में खुशी का माहौल है। मतलब चेन्नई में भी आतिशबाजी हुई, वहां जालंधर में भी आतिशबाजी हुई, हिमाचल में भी आतिशबाजी हुई, कोलकाता में भी आतिशबाजी हुई। राउत के छूटने का आनंद का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। राउत शायद यही कहना चाहते थे। शेर तो आया है, लेकिन मुझे कुछ बदला बदला दिखाई दे रहा। इस शेर के न बाल रहे हैं न नाखून। मतलब शेर की एक अवस्था होती है, देखिए, मतलब शेर शेर होता है और वो जब भी बाहर आता है ना तो ऐसे दहाड़ के आता है। उसके बालों को देखकर, मराठी में उसको अयाड़ बोलते हैं, उसको देखकर ऐसे लगता है कि डर लगता है कि ये शेर सच में ऐसे आ रहा है। और जब वो अपना पंजा अपने नाखूनों के साथ अपने शिकार पर जमा देता है ना तो बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही ताकत होती है उसमें। अब शेर तो आया है, लेकिन शेर ने अपने बाल भी कटवा दिए हैं और नाखून भी कटवा दिए हैं, ऐसा ही लग रहा है। दोस्तों, आपने राउत की बातें सुनी है ना, सुनी है तो मुझे आपको राउत की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, राउत ने ली हुई पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ बातों का अंश आपको सुनाना है। जरा सुन लीजिए, फिर पता चलेगा कि राउत कैसे बदले हैं। सुन लीजिए। और न मैं करूंगा। जो मुझे भुगतना था, मेरे पार्टी को भुगतना था, आपने भुगत लिया है। मेरे परिवार ने बहुत कुछ खोया है जी। तो होता है ऐसा जिंदगी में। सुना आपने? बस इतनी सी बात नहीं है, इतनी सी बात नहीं है। राउत कह रहे हैं मैंने भुगता है, मेरे पार्टी ने भुगता है, मेरे परिवार ने भुगता है, जो कुछ भी सहा है वो बहुत ही पीड़ादायक है। मतलब राउत को अब यकीन हो गया है कि हमने बहुत कुछ भुगता है। यहां तक की बात सीमित नहीं है, राउत और भी आगे बोलते हैं, जरा सुन लीजिए।
जिस प्रकार का कोर्ट ने ऑर्डर दिया है उस बारे में पूरे देश में एक अच्छा माहौल बना है। मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, ना ईडी पर करूंगा, ना जिस जिस लोगों ने ये साजिश रची थी, अगर उनको आनंद मिला होगा तो मैं उनके आनंद में सहभागी हूँ, लेकिन मेरे मन में किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है और न मैं करूँगा। सिस्टम को दोष नहीं दूंगा, ना मैं किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को दोष दूंगा। अच्छा काम करने का मौका उनको भी मिलता है, करना चाहिए, सबको करना चाहिए। मैं 2-4 दिन में राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को भी मिल रहा हूँ। कुछ लोगों के कामों के लिए मैं मिलना चाहता हूँ उनको, जरूर मिलूंगा। मैं दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री से मिलूंगा और अमित शाह साहब से मिलूंगा, गृह मंत्री है देश के, और उनको भी बताऊंगा क्या हो गया मेरे साथ। सुना, अब यहां पर ऐसे लगता है कि मानो अब राउत को पता चला है कि जिस तरह से पहले बोलते थे उस तरह से बोलना अभी ठीक नहीं है। ईडी रिकवरी का काम करती है, ईडी वसूली का काम करती है, ईडी ऐसी है, ईडी वैसी है। अब ईडी ऐसी लगी कि अब ईडी के बारे में बोलना भी उन्हें अच्छा नहीं लगता है। ना मैं किसी जांच एजेंसी के बारे में बोलूंगा, ना किसी पॉलिटिशियन के बारे में बोलूंगा। हाँ, मैं देवेंद्र फडणवीस से जरूर मिलूंगा, हाँ मैं नरेंद्र मोदी से जरूर मिलूंगा, हाँ मैं देश के गृह मंत्री से जरूर मिलूंगा। ये क्या बात हुई राउत साहब? इतने बदले बदले ऐसे क्यों दिख रहे हो? हमने देखा कि तबीयत जरा सी नरम गरम पड़ी है, ठीक है। आपने ही वो कह दिया था कि जेल आनंददायी नहीं होती है, आपने ही कहा था ना, वो दीवारों से बात करनी होती है। जरा सुन लीजिए आपने क्या कहा था। मैंने कहा कि जेल में रहना ये कोई आनंद की बात नहीं होती। जो दीवारें होती है जेल की, उससे बात करनी पड़ती है। बड़ी बड़ी दीवारें होती है, तो बाहर से कोई संबंध नहीं रहता, तो उनसे बात करनी पड़ती है, हमको एकांत में बात करनी पड़ती है। मैं सोचता था जेल में कि वीर सावरकर 10 साल से ज्यादा जेल में कैसे रहे, लोकमान्य तिलक मंडाले में 6 साल से ज्यादा कैसे रहे, इमरजेंसी में अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर बड़े बड़े नेता जेल में 2-2 साल कैसे रहे। इस बार सुना, अब अगर इन दीवारों से बात कर करके, अकेले में बात कर करके आप बदल गए हो तो ये शेर नहीं रहा है। मुझे लग रहा था कि दहाड़ेगा शेर आके, अब दिखाऊंगा फडणवीस तुझे, तेरे फ्रंटमैन को दिखाऊंगा, तेरे आदमियों को दिखाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी को दिखाऊंगा, अमित शाह को दिखाऊंगा, नरेंद्र मोदी को दिखाऊंगा, ऐसा कुछ कहेंगे राउत। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा। भ्रम निराश हो गया भाई हमारा। तो हमें तो लग रहा था कि राउत टूट पड़ेंगे, लेकिन राउत टूट किस पर पड़े? हमारे मराठी में एक कहावत है, चालना कुट बड़विले भट, मतलब जहां कहीं नहीं चलती वहां ब्राह्मणों को गाली दी जाती है। वैसे ही किसी को गाली देने का मौका संजय राउत को नहीं मिला तो वो बरस पड़े राज ठाकरे के ऊपर। अकेले राज ठाकरे के ऊपर उन्होंने आलोचना की है। अब राज ठाकरे के ऊपर आलोचना करके क्या फायदा होगा राउत साहब? न राज ठाकरे के पास सत्ता है, न राज ठाकरे के पास ईडी है। वो तो बस बोलते ही रहते हैं राज ठाकरे, उनको चांस मिला तो। बस राज ठाकरे के ऊपर आलोचना करके आप क्या करना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उद्धव के साथ आजकल आपकी बन नहीं रही है और उद्धव का फोकस हटाकर आप राज ठाकरे के ऊपर फोकस लाना चाहते हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके दोस्त अनिल थत्ते कहते थे कि संजय राउत जब भी जेल के बाहर आएंगे तो शिवसेना में नहीं रहेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि राज ठाकरे को फोकस में लाकर आप राज ठाकरे के और करीब जाना चाहते हैं या उनका हित करना चाहते हैं? बड़े बदले बदले दिख रहे हैं राउत साहब आप। शेर नहीं लग रहा है, छुपा छुपा के कुछ बातें करते हुए दिखाई दे रहा है। अगर यही बातें छुपा छुपा के हो रही है ना राउत साहब, तो आपके ऊपर बड़ी नजर रखनी पड़ेगी। जो मैंने यूं ही आनंद व्यक्त नहीं किया था कि आप बाहर आ गए हो, आनंद इसलिए व्यक्त किया था कि आपके बिना एनालाइजर भी कुछ रूखा सूखा सा लग रहा था, स्पाइसी नहीं लग रहा था कुछ राउत साहब। गत 100 डेज में, गत 100 दिनों में आपके सिवाय के वीडियो भी नहीं चल रहे थे।
जरा व्यूज कम हो गए थे राउत साहब, थोड़े से कम हो गए थे। शायद मुझे लगता है कि अब हमारे व्यूज बढ़ने का मौका मिलने वाला है राउत साहब, आपकी मेहरबानी रही तो। पर लेकिन ये संजय राउत इस तरह से बदले बदले तेवरों में अच्छे नहीं लगते हैं। बाल और नाखून शेर की निशानी होते हैं, वहीं अगर हटा देंगे आप तो कैसा लगेगा। तो विनती इतनी ही है कि नाखूनों को जरा बढ़ा दीजिए और बालों को भी जरा बढ़ने दीजिए, मजा आ जाएगा राजनीति में राउत साहब। नमस्ते।